नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से इतिहास दोहराने वाली है? क्या नागरिकता और एनपीआर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर पाएगी या फिर दिल्ली में इस बार होगी सीधी टक्कर? देखिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। देश की राजधानी दिल्ली में जो पारा है वो लगातार नीचे जा रहा है, लेकिन जो सियासत और राजनीति का पारा है वो ऊपर जा रहा है। डेली बयानबाजी हो रही है, लोग अपने काम गिना रहे हैं और केजरीवाल के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी केजरीवाल ने खुद जारी किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली के आम आदमी पार्टी के इंचार्ज और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर 5 साल में वो कौन सी उपलब्धियां हैं सरकार की जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि हां हमने 5 साल में ये काम किया है दिल्ली की जनता के लिए। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। 5 वर्षों में अगर दिल्ली सरकार के रिपोर्ट कार्ड की आप बात करते हैं तो दिल्ली पहला देश का ऐसा राज्य है जहां शिक्षा का बजट 25% है। यानी हम अपने बजट का 25% शिक्षा पे खर्च करते हैं, 12% हम स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं। दिल्ली के अंदर आज जो हमारे एजुकेशन मॉडल की चर्चा है वो पूरी दुनिया में हो रही है। आज सरकारी स्कूलों को हमने बेहतर बनाया। जब हम दिल्ली सरकार में आए थे उस वक्त सरकारी स्कूलों में जब आप जाते थे मकड़ी के जाले नजर आते थे सरकारी स्कूलों के अंदर। बच्चियों के लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं थी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत अगर मैं आपको बताऊं, जब सरकार में आए उसके पहले 17,000 सरकारी स्कूलों के कमरे थे बच्चों के पढ़ने के लिए। 5 वर्षों में 20,000 नए सरकारी स्कूलों के कमरे हमने दिल्ली के अंदर बनाए। उनके खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बच्चों को वर्ल्ड क्लास एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड, स्विमिंग पूल का निर्माण आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुआ। इतना ही नहीं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग दिलाना, शिक्षा के स्तर को बेहतरीन बनाना, और उसका परिणाम यह रहा कि इंटर और हाई स्कूल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आया। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति हम लोगों ने दिल्ली में की। इसी प्रकार से अब अगर स्वास्थ्य की आप बात करें, हमारे मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल की चर्चा आज अमेरिका में, दुनिया के तमाम देशों में हो रही है। आज मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से आपके आसपास अगर छोटी मोटी कोई बीमारी आपको होती है तो एक मोहल्ला क्लिनिक मौजूद है जहां पे डॉक्टर आपको देखने के लिए है, जहां पे दवाएं आपको मुफ्त मिल जाती हैं, जहां पर आपको तमाम जांच निःशुल्क हो जाती है, अल्ट्रासाउंड से लेकर 200 तरीके की जांच। इसी प्रकार से अगर हम बिजली और पानी की बात करें तो पानी मुफ्त देना ये कोई सरकार कल्पना में भी नहीं कर सकती। हमने दिल्ली में पीने का साफ पानी मुफ्त में 20,000 लीटर प्रतिमाह हर घर को पहुंचाने का काम किया। इसी प्रकार से 400 यूनिट आधे दाम पे बिजली की और अभी हमने 200 यूनिट बिजली मुफ्त करने का काम दिल्ली के अंदर किया। तो बिजली में, पानी में, चिकित्सा में, शिक्षा में जो इंसान की मौलिक जरूरतें हैं, जो एक गरीब आदमी के या एक आम आदमी के जेब पर बड़ा भार डालती हैं, उससे हम लोगों ने दिल्ली में राहत देने का काम किया। जैसे हमारी फरिश्ते योजना है। आज कोई भी व्यक्ति अगर ईश्वर न करे अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके इलाज में अगर 25-30 लाख 50 लाख भी खर्चा होता है तो उसको दिल्ली की सरकार उसका खर्चा वहन करेगी। केजरीवाल सरकार उसके लिए जिम्मा लेती है। नहीं तो पहले क्या होता था, घर बेचना पड़ता था, बीवी का गहना गिरवी रखना पड़ता था, ये हालत होती थी लोगों के सामने। तो हमने एक नहीं अनेक क्षेत्रों में, अगर हम किसान की बात करें तो फसल बर्बादी का सबसे बड़ा मुआवजा 50,000 रुपए हेक्टेयर केजरीवाल सरकार ने दिया। जवान की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि उनके परिवार को देने का काम किया। तीर्थ यात्रा योजना बुजुर्गों के लिए हम लोग लेके आए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम किया। बस की यात्रा फ्री करने का फैसला, मैं समझता हूं ये महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम है और खासतौर से कामगार महिलाओं के लिए और जो बच्चियां पढ़ने के लिए जाती हैं उनके लिए एक बहुत राहत देने वाला फैसला है। बिजली और पानी की आपने बात करी कि भाई हमने 20,000 लीटर पानी दिया, बिजली में यूनिट्स 400 दी। आपको लगता नहीं इसका जो सीधा बर्डन था वो सरकार के ऊपर आया? वो सिर्फ कई जगह हम लोग देखते हैं कि ये एक चीज होती है, किसानों का कर्ज हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, जो मूलभूत फ्री वाली जो एक आदत लगती है, क्या उसका असर सरकार के ऊपर, क्या बर्डन सरकार के ऊपर नहीं आया?
देखिए, मुझे लगता है कि इस बात को समझने की जरूरत है, और खासतौर से दिल्ली के बारे में बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमारे बारे में भारतीय जनता पार्टी बार बार ये आरोप लगाती है कि ये फ्री कर दे रहे हैं, वो फ्री कर दे रहे हैं, यानी हम कोई सेवा अगर जनता को न्यूनतम दाम पे या मुफ्त उपलब्ध कराते हैं तो सबसे पहले बीजेपी उसका विरोध करती है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि दिल्ली का बजट जब हम लोग आए तो उस वक्त 32,000 करोड़ रुपए था। आज की तारीख में 5 वर्षों में दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ रुपए हो गया, यानी बजट भी हमने लगभग दोगुना किया दिल्ली में। और दिल्ली के सरकार के बजट के बारे में अगर आप अध्ययन करेंगे, हिंदुस्तान की पहली सरकार है जो मुनाफे का बजट देती है। हम घाटे का बजट नहीं चला, कोई बर्डन नहीं है। मैं यही तो आपको बताना चाहता हूं कि जो पैसा पहले जनता का पैसा सरकार के पास होता था, उसका ईमानदारी से उपयोग नहीं होता था, इसलिए ये रोना रोया जाता था कि साहब पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। हमने 5 फ्लाईओवर का निर्माण किया, उसमें 300 करोड़ रुपए बचाने का काम किया। जब 300 करोड़ रुपए बच गए तो सरकार ने डिसीजन लिया कि हम सरकारी अस्पतालों में दवाएं मुफ्त करेंगे। तो ये जो सरकार का काम करने का तरीका रहा कि हम ईमानदारी से सरकार चला के जनता के टैक्स का पैसा जनता के कामों के लिए उपयोग करेंगे, मैं समझता हूं यही एक लोक कल्याणकारी सरकार का काम करने का तरीका होना चाहिए। जी, कोई बर्डन नहीं है। शिक्षा पे, चिकित्सा पे, बिजली पे, पानी पे, सड़क पे, फ्लाईओवर पे जनता की मौलिक जरूरतों के लिए सरकार को निःशुल्क या न्यूनतम दाम पे सेवाएं उपलब्ध करानी ही चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक चीज बताइए, बाजार की इकोनॉमी भी इससे चलती है। अगर हमारे जेब में राहत रहेगी, अगर बिजली का पैसा बचेगा, पानी का पैसा बचेगा, शिक्षा चिकित्सा का पैसा बचेगा, तो वो पैसा हम बाजार में खर्च करेंगे ना, तो बाजार की अर्थव्यवस्था भी उससे चलती है। तो ये जो चंद लोगों को मजबूत करना या चंद लोगों को पैसे पहुंचाना और आम आदमी को राहत नहीं देना, उस पॉलिसी को हमने बिल्कुल बदला। आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा राहत दो और वही आपकी अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाएगा, वही मजबूत होकर देश को और दिल्ली को भी आगे ले जाएगा। ये लंबी उपलब्धियां आपने बताई, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे आपने बिजली पानी की बात की हो, लेकिन अब से 6 महीने 8 महीने पहले अगर आपको ले चलूं तो लोकसभा के चुनाव थे। लोकसभा के चुनाव में दिल्ली से आम आदमी पार्टी का कोई भी लोकसभा सांसद नहीं जीता। क्लब किए हुए 2 सवाल एक साथ है क्योंकि एक दूसरे से पूरक है। और जो परफॉर्मेंस थी आम आदमी पार्टी की, यहां पर लोकसभा में कांग्रेस को भी ठीक ठाक वोट मिला, आपसे ज्यादा वोट मिला कई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो क्या ये चीजें बिल्कुल भिन्न हो जाती हैं जब लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा को, जैसा हमने झारखंड में देखा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में देखा? और दूसरी चीज, यहां मुकाबला किससे, कांग्रेस पार्टी से या फिर भाजपा से? देखिए, पहली बात तो यह समझना होगा कि लोकसभा के चुनाव अलग मुद्दों पे हुए। लोकसभा के चुनाव में दिल्ली की जनता ने यह देखा कि भाई आम आदमी पार्टी कहीं से भी सरकार बनाने की होड़ में नहीं है, सरकार बनाने की दौड़ में आम आदमी पार्टी नहीं है। उन्होंने एक बीजेपी को देखा, दूसरा कांग्रेस को देखा। लेकिन दिल्ली की बात अगर आप करेंगे तो दिल्ली में केजरीवाल जी का नेतृत्व है। 5 साल का हमारा विकास का काम है। केजरीवाल जी ने शिक्षा में, चिकित्सा में, बिजली में, पानी में जो लोगों को फायदा पहुंचाया है, वो उसके सीधे सीधे लाभ पाने वाले लाखों लोग हैं यहां पे। तो मुझे लगता है कि दिल्ली का जो परिणाम होगा, खासतौर से विधानसभा का, वो हमारे काम के आधार पे और केजरीवाल के चेहरे के आधार पर होगा। और निश्चित रूप से यहां पर आप देखिएगा, मैं कोई बड़बोलेपन वाली बात नहीं कर रहा हूं, दूर दूर तक कोई पार्टी लड़ाई में नहीं रहेगी। एक तरफा, एक पक्ष में होकर लोग आम आदमी पार्टी और झाड़ू को वोट करेंगे। जैसा हम प्रचंड बहुमत से 2015 में जीते थे, 2020 में भी हम प्रचंड बहुमत से दिल्ली का चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो कैंपेन आपका होगा दिल्ली के अंदर, वो जाहिर सी बात है 3 कॉर्नर फाइट होगी। तो कैंपेन किसके खिलाफ ज्यादा होगा? आपको लगता है कांग्रेस आपका वोट काट रही है या लड़ाई सीधे भाजपा को? लेकिन मुझे लगता है किसके खिलाफ? मुझे लगता है कि कांग्रेस तो दूर दूर तक कहीं लड़ाई में दिल्ली में नहीं रहेगी। विधानसभा के चुनाव की बात अगर आप करेंगे तो आपको कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेगी और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से बहुत दूर दिखेगी, जैसे 2015 में दिखी थी। उसकी वजह यह है कि स्थानीय मुद्दे पर अब चुनाव हो रहे हैं। जो परिणाम हरियाणा के आए, जो परिणाम महाराष्ट्र के आए, जो परिणाम झारखंड के आए, आपको ये बात समझनी होगी कि जब से झारखंड राज्य की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक पहली बार ऐसा हुआ कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का या सबसे बड़े दल का दर्जा भारतीय जनता पार्टी से छिन गया। इसका मतलब लोग नाराज हैं, लोग चाहते हैं डिलीवरी, लोग चाहते हैं काम, लोग चाहते हैं रोजगार, लोग चाहते हैं महंगाई से राहत,
लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में बदलाव आए। और अगर आप सिर्फ जुमलेबाजी करेंगे, अगर आप सिर्फ भाषणबाजी करेंगे, अगर आप सिर्फ लोगों को गुमराह करने का और बड़े बड़े बयानबाजी करने का काम करेंगे, तो उससे अब आपको जनता वोट नहीं देने वाली है। इसलिए दिल्ली में हमने काम करके दिखाया है और हम अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। अनाधिकृत कॉलोनियों में 8,137 करोड़ रुपए के विकास कार्य हमने। आप अनधिकृत कॉलोनियों की बात कर रहे हैं, बीजेपी ने बहुत बड़ी रैली करी, बकायदा कैबिनेट ने पास किया अनधिकृत और कॉलोनीज के लिए प्रेस ब्रीफिंग्स हुई, उसके बाद रामलीला मैदान में बकायदा बुलाया गया। कहा 40 लाख लोग जो हैं इससे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, लोग जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये एक सुपर शॉट है बीजेपी का दिल्ली के अंदर, जो डायरेक्ट हिट कर रहा है दिल्ली की जनता? कैसे है, आप मुझे जरा समझाइए। किसी भी मकान का मालिक कोई भी व्यक्ति तब होता है जब उसके पास उसके जमीन की रजिस्ट्री होती है, उसके हाथ में जब रजिस्ट्री का कागज होता है, तब वो वहां का मालिक होता है। हम लोगों को उम्मीद थी, हमने 4 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कैबिनेट का प्रस्ताव मंजूर करके केंद्र सरकार को भेजा कि भाई अनाधिकृत कॉलोनियों को आप नियमित कर दीजिए। 4 साल तक ये बैठे रहे, इनकी नीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद चुनाव के ठीक पहले इन्होंने ड्रामा किया कि हम तो मालिकाना हक देंगे, पक्का करेंगे, रजिस्ट्री देंगे। और जो लाखों लोगों की बात आप कर रहे हैं, उनको ये उम्मीद थी कि उनको रजिस्ट्री मिलेगी हाथ में। और प्रधानमंत्री जी की रैली में लोग इसीलिए गए थे कि उनके हाथ में रजिस्ट्री का कागज मिलेगा। अभी तो कुछ मिला नहीं। कांग्रेस के समय में भी ऐसे हुआ था। 2008 में लोगों को एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट पकड़ाया गया था और उनसे कहा गया था कि चुनाव के बाद आपको नियमित कर दिया जाएगा, आपको रजिस्ट्री का कागज दिया जाएगा। कांग्रेस ने भी धोखा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी धोखा दिया, क्योंकि कोई रजिस्ट्री का कागज अनाधिकृत कॉलोनी के लोगों को मिलने नहीं जा रहा है। तो आप खाली बातें करने से लोगों को यकीन नहीं होता। उनको हाथ में कागज चाहिए, उनको मालिकाना हक चाहिए, और वो अगर कोई दिलवा सकता है तो लड़कर संघर्ष करके, जैसे हमने बाकी काम किए, तमाम दुश्वारियों का सामना करते हुए भी हमने दिल्ली को अच्छे ढंग से चलाया, वैसे ही दिल्ली चुनाव के बाद फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल जी प्रयास करके अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को नियमित करेंगे और मालिकाना हक दिलाएंगे। ये तो एक मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा जो देश में भी चल रहा है और दिल्ली मुझे लगता है उसका सेंटर है, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, एनआरसी हो, एनपीआर हो, इसपे एक बड़ा आप कह सकते हैं जुबानी जंग चली हुई है, राजनीति भी हो रही है, लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। दिल्ली में ही हमने देखा कि ये सेंटर बना जहां सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, लोग आए असम और बंगाल के बाद। इस पे पार्टी की राय क्या है? क्या पार्टी मानती है कि जिस तरीके से सरकार इंप्लीमेंट करना चाहती है वो सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है? बाकायदा हाउसेज से पास हुआ है, आप भी राज्यसभा के मेंबर है, राज्यसभा से भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, आपने बाकायदा अपनी बात भी वहां पे रखी थी। क्या आपको लगता है ये सारी चीजें भी दिल्ली चुनाव में मुद्दा बनने जा रही हैं? नहीं, देखिए, इस बात को समझना होगा कि दिल्ली के अंदर मुद्दा जो भी बनेगा वो बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा पे जो हमारा काम है, जो हमने परफॉर्मेंस दी है, वही मुद्दा रहेगा जिससे लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। ये सीएए और एनआरसी, इन दो बातों की चर्चा करके पूरे देश में एक अलग प्रकार का आक्रोश और गुस्सा भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिया। लोग आज सड़कों पे उतर रहे हैं, पुलिस वाले हॉस्टल में घुस के जामिया के अंदर बच्चियों को मारते हैं, इतनी बर्बरतापूर्वक पिटाई की कि एक बच्चे की आंख चली गई। क्या आप ऐसे समय में, जब देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे ज्यादा हो गई है, जीडीपी 4.5% पहुंच गई है, बैंकों के एनपीए 10.5 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं, बैंक खाली हो गए हैं, आप आरबीआई से 1,76,000 करोड़ रुपए निकाल के बैंकों का घाटा पूरा कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में लाखों लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, 5 रुपए का बिस्कुट बनाने वाली पार्ले कंपनी को भी अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ रही है। ऐसे वक्त में इन सारे मुद्दों से ध्यान हटाकर आप अनावश्यक एक सीएए और एनआरसी का मुद्दा देश भर में पैदा कर रहे हैं। इससे क्या हासिल हो जाएगा? आप किस ओर देश को ले जाना चाहते हैं? आपने कभी सोचा कि आज लोगों की प्राथमिकताएं क्या है? किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी से नौजवान परेशान है, आप उस पर काम कीजिए ना। आप ये सीएए, एनआरसी, इन अनावश्यक मुद्दों में क्यों देश को आपने उलझा रखा है? और मुझे तो लगता है कि साजिशन और बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, किसान, महिला सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए यह सीएए और एनआरसी का मुद्दा लाया गया है। मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि आज इस देश के 70% लोगों के पास कागज नहीं होते,
गरीब आदमी के पास, मजदूर के पास, यूपी बिहार पूर्वांचल से आने वाले लोगों के पास, जो यहां पर प्रवासी रहते हैं, उनके पास कोई कागज नहीं होता। और आप 72 साल की आजादी के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के देश में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश में, शहीद आजम भगत सिंह के देश में, शहीद अशफाकुल्लाह के देश में, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लहड़ी के देश में, शहीद खुदीराम बोस के देश में हमसे पूछ रहे हैं भारतीय होने का सबूत, हमसे मांग रहे हैं कागज। कहां से लाएंगे ट्राइबल्स कागज? कहां से लाएंगे आदिवासी और दलित कागज? गरीब आदमी, मजदूर कहां से वो कागज लाएगा? इसलिए ये बड़ी समस्या है। इन समस्याओं में देश को मत उलझाइए। देश कैसे तरक्की करेगा, कैसे आगे जाएगा, कैसे हमारी बुनियादी जरूरतें ठीक होंगी, इसके ऊपर बात कीजिए। एक मुद्दा हमेशा से हम सुनते हैं, केजरीवाल साहब कहते हैं कि भाई पूर्ण राज्य का दर्जा बहुत जरूरी है, बिना इसके नहीं होगा। बहुत संघर्ष भी आप लोगों ने एक जमाने में इसके लिए किया, लेकिन अचंभा और आश्चर्य उस दिन हुआ जिस वक्त 370 लाया गया, जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया गया। उस समय सबसे पहले केजरीवाल साहब ने भी एक ट्वीट किया, अगर आपको याद हो, और कहा कि मैं इसका स्वागत करता हूं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें थी जिसको शायद मैं नहीं समझ पाया। इस पर अगर 370 में हमने निश्चित रूप से सरकार का समर्थन किया, लेकिन जहां तक यूटी है, यूटी के बारे में तो सरकार ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि यूटी स्टेटस को हम आगे चल के परिवर्तित करेंगे। तो उस दोनों बातों को एक साथ मिक्स करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। यूटी स्टेटस को केंद्र की सरकार ने खुद पार्लियामेंट के अंदर भरोसा दिलाया है कि यूटी विथ असेंबली के स्टेटस को बदल के पूर्ण राज्य का स्टेटस जम्मू कश्मीर को आने वाले दिनों में दिया जाएगा। तो ये तो सरकार का बयान है। आपने इतनी उपलब्धियां गिनाई, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, केजरीवाल का चेहरा आपने बताया, सब कुछ बताया। जब सब कुछ था, 67 सीटें भी थी, तो प्रशांत किशोर की आखिर जरूरत दिल्ली में आम आदमी पार्टी को क्यों पड़ गई? प्रशांत किशोर ने देश के बहुत सारे चुनाव लड़ाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव उन्होंने लड़ाया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में चुनाव लड़ रहे थे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का चुनाव उन्होंने लड़ाया। नीतीश कुमार जी का चुनाव लड़ाया बिहार में। तो उनका एक चुनाव लड़ाने के क्षेत्र में अपना एक अलग प्रकार का अनुभव है, एक एक्सपर्टीज है, तो उसका सदुपयोग करने में कोई बुराई नहीं। कॉन्फिडेंस की कमी थी, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई कुछ कमी होती है तभी प्रशांत किशोर को बुलाया जाता है। कॉन्फिडेंस की कमी का सवाल नहीं है। आज जो चुनाव लड़ने का तरीका हो गया है, जिस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिस प्रकार के नए नए प्रयोग चुनाव में होते हैं, उसकी समझ के व्यक्तियों के साथ जुड़ना कोई बुरी बात नहीं है। अगर केजरीवाल चुनाव जीतते हैं यहां से, तो देश की राजनीति में मैसेज क्या जाएगा संजय जी? क्योंकि विपक्ष में भी आप देखिए इस समय बड़ी टूट है, सब लोग साथ नहीं आ पाते, अभी बसपा नहीं आ पाती, कभी सपा नहीं आ पाती। तो आपको लगता है विपक्ष के रूप में एक बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल उभरेंगे अगर ये चुनाव जीतते हैं तो? देखिए, सबसे बड़ा जो मैसेज जाएगा वो जाएगा कि जात धर्म के बंधन तोड़ो, काम के ऊपर राजनीति करो, मुद्दों के ऊपर राजनीति करो। बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, जो जनता की मौलिक जरूरतें हैं, उसको पूरा करके राजनीति करो। विकास की बात करो, तरक्की की बात करो, उन्नति की बात करो, जिंदगी में कैसे बदलाव आएगा एक आम आदमी की, उसकी बात करो। सबसे बड़ा मैसेज दिल्ली चुनाव से यही जाएगा, क्योंकि आज पूरी देश की पॉलिटिक्स को एक गलत दिशा में खींचने की कोशिश हो रही है और उस पर झारखंड ने रोक लगाई है। दिल्ली उससे भी बड़ा परिणाम देगी, उससे भी बड़ा फैसला देगी। स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होंगे, जो लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है उस आधार पर लोग वोट देंगे। और मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि 2015 की तरह ही 2020 में प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जीतेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। संजय सिंह साहब साफ कह रहे हैं कि जो चुनाव होगा दिल्ली का वो स्थानीय मुद्दों पर होगा, अरविंद केजरीवाल के चेहरे और उनके 5 साल पे काम पे होगा, बाहर के मुद्दे नहीं चलेंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।